पायलट बनने का, वो भी एयरफोर्स पायलट बनने का ख्याल कैसे आया? 1980s में विजेता करके मूवी आई यस थी। यस। सो दैट वाज द फर्स्ट मूवी जो एयरफोर्स एकेडमी और एनडीए पे प्रॉपर बनी थी। सो व्हेन आई वाज वाचिंग दैट मूवी तो मुझे ना बहुत इंस्पायर किया था। जब आप सैनिक की लाइफ से स्विच करते हैं एक नॉर्मल लाइफ में, तो कितनी बड़ी तब्दीली आती है? आपके माध्यम से ही लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिनको ये लगता है कि वो यूनिफॉर्म हैंग कर रहे हैं और बाहर आएंगे और सब कुछ आसान है, तो शायद वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो आप लेते हैं जो पाउडर वाले प्रोटीन्स आते जी हैं, वो बिल्कुल लेते लेता हूँ, लेते लेकिन हैं? एक स्कूप लेता हूँ और मैं अपने छोटे 6 साल के बच्चों को भी देता हूँ। मैं अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी में भी दिया, तो मेरे पेरेंट्स भी लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अक्षय चोपड़ा जी, पूर्व भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर, एनडीए और एयरफोर्स अकादमी के पूर्व कैडेट, 8 बार के टेडेक्स स्पीकर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वी आर स्टूपिड के फाउंडर। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है और फौजी ज़िंदगी से लेकर फिटनेस तक इन्होंने हज़ारों लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। तो आज बात करेंगे फिटनेस, एयरफोर्स लाइफ और हाल ही में तेजस क्रैश जैसे अहम मुद्दों पर। तो आपका स्वागत करना चाहूँगी अक्षय हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ आपकी एनडीए से लेकर अब तक जो चल रही है, ऑल योर एक्सपेरिमेंट्स हैव डन वंडरफुल। लेकिन शुरू से हम चलते हैं। आपके ग्रैंडफादर एक रेसलर थे जी। आपकी ग्रैंडमदर एक मदर, एथलीट, मेरी मदर आपकी मदर एथलीट थी। जी जी। और ये एक मुझे लगता है वो जीन्स के कारण ही शायद आपने इस तरफ रुख किया कि आप एनडीए में गए। क्या बैकग्राउंड था? देखिए, फोर्सेस से तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उस समय क्या था कि मैं यूनिफॉर्म से बहुत इंस्पायर्ड था। मूवीज़ इंस्पायर करती थी और जब हम यूनिफॉर्म में लोगों को देखते थे तो एक इंस्पिरेशन आती थी बहुत ज़्यादा। फिर एक सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म तो हर एक फौजी में थोड़ा एक्स्ट्रा होता ही है। तो एक लेकिन उस समय मैं कोई इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था नहीं कभी भी। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, इनफैक्ट बिलो एवरेज ही कहिए आप मार्क्स में। हम वही 50% ही थे उस टाइम, कि अगर इतने मार्क्स आ जाए हम खुश थे, पास हो जाते थे। लेकिन मेरा एकेडमिक्स में मन नहीं लगता था, ये मेरे साथ इशू था। लेकिन आई वॉज अ वेरी एविड रीडर, ये बहुत लोगों को नहीं पता था उस समय। मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था। ये एक हिडन हैबिट थी, क्योंकि अगर किसी को बताऊंगा मैं बुक्स पढ़ता हूँ, उस समय मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तब तो पढ़ने का बहुत कल्चर नहीं था। बिल्कुल। और उस समय किसी को आप बोलोगे मैं पढ़ाई नहीं करता लेकिन किताबें पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तो वो थोड़ा सा ना डांट और पड़ेगी कि तू पढ़ाई तो करता नहीं। तो शायद उसी रीडिंग हैबिट और स्पोर्ट्स की वजह से ही फिर जब मैंने प्लान किया कि मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी के एग्ज़ाम दूंगा, तो देन आई क्लियर द एग्ज़ाम। आई थिंक मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था। सेकेंड अटैम्प्ट दिया था मैंने, रिटन तो स्कूल में एक बार जस्ट देखने के लिए, उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट मेरा हो गया था। सो आप कहते हैं एक तरफ कि आप 50% वाले स्टूडेंट थे और उसके बाद जब एनडीए क्रैक करते हैं तो हमें तो ये अजम्पशन है हमारी कि एनडीए इज़ अ वेरी टफ एग्जाम और इतनी आसानी से क्लियर होता नहीं। फिर कैसे क्लियर हुआ? ये समझिए कि जिस समय मैंने एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करी ना, उस समय मेरा 100% फोकस वॉज ऑन दैट एग्ज़ाम। मैंने शायद लाइफ में इतना फोकस कभी भी किसी जगह पे नहीं किया होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा था उसके पीछे एक जुनून था कि मुझे ये करना है। तो और मेरा जो, मुझे पता था कि मेरा सबसे बड़ा जो इशू आ सकता है वो आएगा एकेडमिक्स में, जो उसका रिटन एग्ज़ाम है, और उसके साथ साथ स्पेशली मैथ्स, जो मेरा सबसे बड़ा वाटरलू बोलूँगा मैं। लेकिन आई वर्कड हार्ड। मैंने काफ़ी स्टडीज़ करी, बुक्स, हर तरह की बुक को क्रैक करा और पैटर्न समझा जिस तरह हम उस समय स्टूडेंट्स होते हुए समझते हैं, लोगों से हेल्प ली, पूछा, एंड देन आई क्लियर द रिटन। उसके बाद एक्चुअल मेन चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि अगर इसकी प्रिपरेशन मैं करूँगा एसएसबी और बाकी की, तो मैं शायद क्रैक कर सकता हूँ। लेकिन इस समय मेरे को हेल्प करने वाला कोई नहीं था, बिकॉज ना तो मेरे पेरेंट्स को पता है मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्लियर कर लिया है, मुझे जाना है, क्योंकि नोबडी रियली बिलीव्ड इन मी उस समय। देखिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट थे स्पेशली 90s या 2000s में, तो नोबडी रियली लुक्ड एट यू कि यार ये कुछ कर भी सकता है ज़िंदगी में। उस समय अगर आपके 80-90% आ रहे हैं, तभी आपके ऊपर किसी का कॉन्फिडेंस रहता है। तो क्या पैटर्न कुछ बदला होगा उस समय? जो जितना एनडीए क्रैक करना या सेना में भर्ती होना वो जितना मुश्किल था, क्या अभी भी उतना ही मुश्किल है या ज़्यादा मुश्किल हो चुका है अब? मुश्किल उतना ही है, थोड़ा सा एग्ज़ाम के पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्टी पैटर्न है वो उतना ही रहता है। और अभी बस ये है कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो और ज़्यादा हो गए हैं, तो जो रेशियो ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत कम हो चुका है।
कंपटीशन ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा कंपटीशन। ओके एंड फिर पायलट बनने का, वो भी एयरफोर्स पायलट बनने का ख्याल कैसे आया? सो ये एक मूवी आई थी, अगर आपको याद होगा 1980s में, विजेता करके मूवी आई Yes, थी। yes, सो दैट वाज द फर्स्ट मूवी जो एयरफोर्स अकेडमी और एनडीए पे प्रॉपर बनी थी। सो व्हेन आई वाज वाचिंग दैट मूवी, तो मुझे ना बहुत इंस्पायर किया था। तो कुणाल कपूर वाज द एक्टर उसमें, शशि कपूर एंड रेखा की मूवी थी। उस मूवी की वजह से जब यूपीएससी में सिलेक्शन भरा, तो उस समय मैंने अपना एयरफोर्स के लिए अपना टिक किया। लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था अपने पे भी उस समय, क्योंकि एयरफोर्स सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी टफ बिकॉज ऑफ द राइट एग्जैक्ट आई साइट जो आपको चाहिए, मेडिकली फिजिकली, और उसके बाद एग्जाम्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो एयरफोर्स को एक अलग वो बनाती हैं। स्पेशली जो पीएबीटी एग्जाम होता है, जो एसएसबी में होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, वो अब चेंज हो चुका है, थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन उस समय पीएबीटी था। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आपको पायलट बनना है और आपने पीएबीटी एक बार भी लाइफ में फेल कर लिया, उसके बाद ज़िंदगी में आप एयरफोर्स में पायलट नहीं बन सकते। रियली? देयर इज ओनली वन चांस, आज भी वही है। सो देयर इज नो सेकंड चांस और थर्ड चांस। आप रिटर्न क्लियर भी कर लो, लेकिन पीएबीटी दोबारा नहीं, पायलट नहीं बन सकते। ओके, तो दैट वाज अनदर चैलेंज। सो व्हाट डिड दैट इंक्लूड? So PABT, as far as I remember, it used to be like a video game. I mean, so there was a screen. उसमें हमारे हैंड आई कोऑर्डिनेशन को देखते हैं वो मोटर मोमेंट और यस एग्जैक्टली। सो वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन को देखते हैं, तो देयर इज अ बॉल, उसको एक स्क्वायर के अंदर रखना होता है फ्रॉम ऑल दी कंट्रोल्स। अब आई थिंक इट इज चेंज्ड, बट उस समय था, मेरे को हेल्प करा बिकॉज मैं वीडियो गेम बहुत खेलता था। तो इट एक्चुअली हेल्प मी बिकॉज ऑफ दैट हैंड आई कोऑर्डिनेशन। फिर स्पोर्ट्स ने जिस तरह की कोऑर्डिनेशन थी उसमें बहुत हेल्प करी। सो एक पायलट होना, एयरफोर्स पायलट होना, और उसके बाद आज जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, एक फिटनेस इंथुजियास्ट हैं, आप इंस्पायर कर रहे हैं, वी आर स्टूपिड है आपका एक ब्रांड है। जब आप सैनिक की लाइफ से स्विच करते हैं एक नॉर्मल लाइफ में, तो कितनी बड़ी तब्दीली आती है? देखिए, तब्दीली बहुत बड़ी होती है। अगर मैं एक्चुअली आपके माध्यम से ही लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिनको ये लगता है कि वो यूनिफॉर्म हैंग कर रहे हैं और बाहर आएंगे और सब कुछ आसान है, तो शायद वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। देखिए, अंदर क्या होता है, जब आप फोर्सेस में होते हैं ना, तो आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं। ऐसा नहीं है आपकी चैलेंजेस नहीं है, वो चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन आप एक लेट्स से आप एक स्टेशन के अंदर है, तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट आपका टेक केयर कर रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, सिक्योरिटी इशूज़ नहीं है। आपको पता है कि मेरे को ये टास्क असाइन करा गया है, मुझे ये टास्क करना है, देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स। लेकिन बाहर क्या है, लोगों की जो सोच है और मेंटालिटी है ना, वो मैंने शायद यंग एज में तो हम एनडीए चले गए, तो वो उसको जानने का मौका मिला नहीं। लेकिन जब फोर्सेस से बाहर आए और जब लोगों को हम मिले, प्रैक्टिकली डीलिंग शुरू करी बिजनेस वगैरह में, तब पता लगा यार ये सामने कुछ है और पीछे बिल्कुल अलग है। तो बहुत समय लगा, क्योंकि काफ़ी धोखे भी खाए, काफ़ी लोगों को पहचाना कि नहीं यार ये इंसान ठीक नहीं है, इससे दूर ही रहे। तो जैसे लोगों में होता है कि सैनिकों को लेकर एक बहुत ज़्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट से देखा जाता है, तो क्या आपका अनुभव भी वही कहता है? जी, देखिए, अभी हमारी कंट्री में अगर आप फोर्सेस की बात करें तो उनको एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ट्रस्ट को ना तोड़ा जाए, कि जब हम अपनी इमेज को बाहर प्रेजेंट करते हैं फोर्सेस, तो हम उसी तरह से कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा गलत ना हो हमारे से, या कुछ लूज चीज़ें ना हो, क्योंकि बाहर आकर उसी बहाव में बह जाना बहुत आसान होता है। इसलिए आपको एक थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है अपने को कि आपकी लिमिटेशंस क्या है। सो एज अ पायलट आपकी क्या क्या इम्पोर्टेंट आपके इवेंट्स रहे ड्यूरिंग योर टेन्योर? ओके, सो आई वाज इन ट्रांसपोर्ट्स, फ्लाइंग द बिग जेट्स। तो एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद फिर हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग यलहंका होती है, बैंगलोर में। वहाँ पे आपके जो भी एयरक्राफ्ट हैं वो आपको असाइन होते हैं, बेसिक डॉनियर्स में होती है। उस टाइम एब्रो और N32s होते थे, मुझे एब्रोज मिला। एब्रोज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। और मतलब आप सारे रूल समझ लिए। ट्रांसपोर्ट्स इज़ अ एयरक्राफ्ट विच इज़ वेरी वर्सेटाइल। जैसे हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट्स दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रूल्स आर अनलिमिटेड। सो राइट फ्रॉम नॉर्मल डे फ्लाइंग आप बात करें, नाइट फ्लाइंग, carrying bombs and weapons, carrying casualties, casualty evacuations, para drops, formation flyings, you name it, it is done on a transport aircraft. तो ये आप धीरे 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 इसको सीखते हैं, उस पर एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके एग्जामिनर्स आपको और आपके इंस्ट्रक्टर सिखाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो इस तरह से मतलब ये एक अलग किस्म, हम जब सोचते हैं कि एयरफोर्स में पायलट, तो हमारा ध्यान सीधे जाता है कि वो युद्ध में शामिल हो रहा होगा, बट ये डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जिनके बारे में पता नहीं होता। एक्चुअली फाइटर्स का रोल प्रैक्टिकली सबसे कम है,
क्योंकि फाइटर्स तभी प्रैक्टिकली रोल में आएंगे जब आपकी एक्चुअल कोई कॉम्बैट चल रहा होगा, अदरवाइज इट्स एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन जो रियल लाइफ सिचुएशंस में प्रैक्टिकली रोज डील कर रहे हैं वो आपके हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा जब श्रीलंका में जो बाढ़ आई है और जो तूफान साइक्लोन आया, उसकी वजह से आप देखेंगे सारे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स वाले वहाँ पे हैं, वो पैराड्रॉप्स भी ड्रॉप्स कर रहे हैं सामान को, कैजुअलिटीज़ को इवैक्यूएट कर रहे हैं। ये रोल्स फाइटर्स कभी नहीं कर सकते, उनका काम बहुत लिमिटेड होता है लेकिन बहुत क्रूशियल होता है। दैट्स व्हाई दे फॉर्म द बैकबोन कि जब एक्चुअल युद्ध होगा तो देन फाइटर्स कम है। एक बात बताइए, ये जो अभी एक दुर्घटना हुई दुबई में तेजस के साथ, तेजस का एक 10 साल का हमारा अनुभव 2015 में आई थिंक इट एंटर्ड एंड लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं इसके पूरा प्रोजेक्ट को लेकर कि तेजस का प्रोजेक्ट सही है या नहीं है, क्योंकि 2 क्रैश हो चुके हैं अभी, लास्ट ईयर 1 एंड दिस ईयर अनदर। आपने ज़रूर इस पर रिसर्च किया होगा, स्टडी की होगी एज अ पायलट। क्या लगता है आपको तेजस कैसा एयरक्राफ्ट है? ओके, देखिए तेजस जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1983-84 में, और बहुत ज़्यादा डिले होता रहा बिकॉज बीच में जो गवर्नमेंट्स थी उनका रियली कोई इंटरेस्ट था नहीं अपग्रेडेशन की तरफ, तो तेजस ने एक बैक सीट ले ली। लेकिन 2013-14 के बाद ये चीज़ पुश करी गई कि इंडिजनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, मेक इन इंडिया बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे अपने साइंटिस्ट, हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स, सारे टॉप लीडर्स सब ये कहते थे अगर इंडिया में वेपन्स नहीं बनेंगे तो हम आगे हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमने फिर तेजस को थोड़ा सीरियसली लिया। ओनली प्रॉब्लम विद तेजस इसके उसको बनाने वाली एक ही कंपनी है जो HAL है, जिसको अब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम एक पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। तो अब जो भी नए एयरक्राफ्ट बनेंगे उसमें हम कोशिश कर रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स आएँ और मिलकर प्रॉब्लम, मतलब स्लो प्रोसेस हो जाता है? प्रोसेस बहुत स्लो है, इट वर्क्स मोर लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आप एक पे डिपेंड रहेंगे तो वो अगर आपको कोई रीज़न दे भी रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर HAL की लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ जो इंजन F404 इंजन जो इसकी वजह से आया। देखिए एक पहली चीज़ तो जिन लोगों को ये लगता है कि तेजस एक ख़राब एयरक्राफ्ट है, तेजस जब तक इंडक्ट नहीं हुआ था उस समय तक तेजस बहुत पुराना एक एयरक्राफ्ट हो चुका था क्योंकि अपग्रेडेशंस कुछ नहीं। लेकिन अब जब तेजस मार्क 1 इंडक्ट हो रहा है, ये लिटरली 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। वो क्यों है? क्योंकि एयरक्राफ्ट का सिर्फ एयर फ्रेम ही नहीं, उसके अंदर जो एवियोनिक्स लगते हैं, उसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल हैं इसकी। तो वो अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है, फ्लाई बाय वायर सिस्टम से ये चलता है, और सारी जो हमारी मिसाइल्स अब इंटीग्रेट हो रही हैं वो मार्क 1 में भी इंटीग्रेट होंगी। क्रैश किसी भी पर्टिकुलर, अगर आप दुनिया की कोई भी फाइटर फ्लीट उठा लीजिए, एडवांस से एडवांस विद बेस्ट ऑफ द पायलट्स, ये क्रैशेस उनमें भी होते हैं और वर्चुअली हर साल होते हैं। इनफैक्ट अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, आई थिंक कल या परसों ही F-16 यूएस में क्रैश हुआ है। इसका मतलब F-16 खराब एयरक्राफ्ट नहीं है। फ्लाइंग एक बहुत ही अनफॉरगिविंग प्रोफेशन है, स्पेशली फाइटर फ्लाइंग। कई बार आप कोई ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसमें लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से या कोई एक माइनर इशू आ गया एयरक्राफ्ट में, उसकी वजह से वो क्रैशेस जो हैं वो होते हैं। हमने लाइव भी देखे हैं ऐसे क्रैशेस। ये दुखद घटना है, लेकिन इसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो एक्चुअल फाइंडिंग्स है ना वो बाहर नहीं आती, क्योंकि एयरफोर्स, कोई भी एयरफोर्स हो, वो ये चीज़ें हर एयरफोर्स में अपना अंदर रखी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे फिर सवाल उठते हैं। जो प्रॉब्लम्स इनिशियली देखी जा रही थी लास्ट वाले क्रैश में जो पिछले साल हुआ था, वॉज अ प्रॉब्लम विद द फ्लाई बाय वायर सिस्टम। लेकिन उन्होंने फिर पूरी फ्लीट को चेक करा। इनफैक्ट ये जो लेटेस्ट क्रैश हुआ है, इसके बाद हमारे जितने भी स्क्वाड्रन्स हैं तेजस के जो करंट एक्टिव सर्विस में हैं, उन्होंने हर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा, क्योंकि जो करंट तेजस के CEO हैं वो मेरे ही कुलीग हैं। Okay. तो दे हैव फ्लोन एवरी एयरक्राफ्ट, दे फाउंड नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो चीज़ हमें देखने को मिली वॉज कि ये मनूवर्स कर रहे थे। हाँ। और मनूवर्स में कई बार क्या होता है कि जब आप अर्थ के बहुत क्लोज आ जाते हैं, आप एयरक्राफ्ट अगर हल्का सा आपका सिचुएशन लेवल हिली, हल्का सा आपका वो मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम है, वहाँ पर ये घटना हो सकती है। आपने देखा होगा जो पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने बड़ा उल्टा सीधा लिखना शुरू किया, लेकिन एक पाकिस्तान के आई थिंक एयर कमोडर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा कि ये प्रॉब्लम दुनिया में हर एक के साथ हुई है और हमारे साथ भी हुई है। रिस्पेक्ट अ पायलट, ही इज एन एविएटर, वो अपनी कंट्री के लिए वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी की ये किसी के साथ भी हो सकता है, इट डज नॉट मेक द एयरक्राफ्ट बैड और गुड। लेकिन जो एक्रोबैटिक मैनूवर्स होते हैं उनकी मतलब एक भरपूर प्रैक्टिस की जाती होगी बिफोर गोइंग फॉर एनी एयर शो। बिल्कुल। सो जब हम ये कहते हैं कि जब ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक हो, तो कहीं ना कहीं मतलब वो पायलट की गलती मानी जाती है
नॉट नेसेसरीली। फॉर एग्जाम्पल आप एक मनूवर कर रहे हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अर्थ के काफ़ी क्लोज हैं, अगर वहाँ पे एयरक्राफ्ट में कुछ इशू आ जाए माइनर सा, देखिए इट्स अ मशीन। अभी आपने देखा F-35 केरला में खड़ा रहा कितने दिन, दुनिया की सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन वहाँ के बेस्ट इंजीनियर भी ठीक नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम अगर आपकी एयर में आई, आपने रिकवर करने की एयरक्राफ्ट की कोशिश करी, वहाँ पे कुछ इशू आया, लेट्स से वो रिस्पॉन्स नहीं करा, आपके पास मार्जिन है ही नहीं, एंड यू गो ऑन द ग्राउंड। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड दिस हैज हैपेंड विद वर्चुअली एवरी फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन जब ये क्रैश हुआ उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ऐसे द शो मस्ट गो ऑन काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स भी आए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है कि हम जब फोर्सेस में जाते हैं तो हमें ये पता होता है कि या तो हम नहीं रहेंगे कुछ साल में, या फिर हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स होंगे, कोलीग्स होंगे, वो शायद ना रहें। तो ये एक प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें हमें ये एक्सेप्टेबल है कि ये चीज़ें होंगी। जिसके साथ हुआ है विंग कमांडर सयाल, एंड यू नो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, ब्रिलियंट पायलट, ब्रिलियंट फ्लायर, वेरी एक्सपीरियंस फाइटर गए, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ थी स्पेशली फैमिली के लिए। हाउएवर इसके बेसिस पर आप ये नहीं बोल सकते कि आप सारी फ्लीट ख़राब है या आपका मोरल डाउन, ऐसा नहीं है। हमें बुरा लगता है, लेकिन देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट डे, एंड दिस इज़ फॉर द एंटायर फोर्सेस। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे हमारे एयरफोर्स डे पर एक बार मिराज भी क्रैश हुआ था, सो इट डज नॉट मीन कि मिराज गलत था, खराब था, या तेजस। देखिए चाइनीज एयरक्राफ्ट बहुत क्रैश होते हैं, लेकिन मैं एज अ पायलट बोल सकता हूँ कि दे आर नॉट बैड एयरक्राफ्ट्स। पाकिस्तानी JF-17 हैं, F-16 हैं, उनके आप क्रैश रेट देखिए बहुत हाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पायलट्स ख़राब हैं या वो एयरक्राफ्ट ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। सिचुएशंस बहुत सारी हो सकती हैं, पायलट एरर भी होता है, काफ़ी केसेस में एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, और अल्टीमेटली इट्स अ मशीन। किसी भी दुनिया की एडवांस मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए एंड अ सिचुएशन जहाँ पर उसे रिकवर ना कर पाएँ। मुझे लगता है जो हमारे सेना के लोग हैं ना, जो सैनिक हैं, वो उनमें जो भावना होती है, मुझे लगता है हर देश में के सैनिकों में होती होगी, लेकिन जो भारतीय सैनिक हैं, मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि दे आर एबल टू वॉक एक्स्ट्रा माइल्स बिकॉज उनमें एक अलग किस्म का जज्बा होता है। मतलब आपकी एयरक्राफ्ट कैसे भी हो, लेकिन बिकॉज उनका मन और जुनून और जो आंतरिक शक्ति होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी एयरक्राफ्ट से वो परफॉर्म कर जाते हैं। मतलब देखिए हमारे ना जो डिफेंस फोर्सेस हमारी कंट्री की हैं, दे आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटरी फोर्सेस। हम किसी को फोर्स नहीं करते, उन्हें घर से पकड़ पकड़ के हम फौज में नहीं डाल रहे, इसलिए हमारे यहाँ कंपलसरी सर्विस की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वॉलंटरीज इतने हैं। अभी जब लोगों ने बोला कि भाई ये जो आप नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, एयरफोर्स में एंट्री की, आर्मी एंट्रीज़ की, इनको बंद करिए, लेकिन लाखों लोगों ने एंट्री शुरू करी उसमें। अग्निवीर में बहुत लोगों ने एंट्री शुरू करी कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर वॉलंटियर्स। तो हमारी कंट्री वॉलंटियर्स की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जज्बा बहुत हाई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ना लेगेसी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आप कोई भी रेजिमेंट उठा के देखिए, या मैक्सिमम अभी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर्स और मैन हो, उनके अगर किसी के फादर्स या ग्रैंड फादर्स फोर्सेज में रहे हैं, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उसके जो आगे बच्चे हैं या वो है, कुछ समय वो फौज को ज़रूर दें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। सो मेरे एक मेंटर होते थे, मतलब उनको मैं मेंटर मानता था। सब मैं फ्लाई करता था, विंग कमांड, रिटायर्ड एज ग्रुप कैप्टन JG, रॉयल फैमिली से थे, पटियाला की, एंड ही वॉज ए 7th जनरेशन इन फोर्सेस। मतलब World War I से पहले से उनके रॉयल फैमिली से एवरीबडी। तो उनका एक बेटा था, छोटा सा उस समय, जब मैं उनके साथ बड़ौदा पोस्टेड था। ब्रिलियंट गाय, आई मीन वेरी अमेजिंग पर्सन। तो वो ये कहते थे, देखिए यार कुछ भी हो जाए, इसको जो करना लाइफ में करे, लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं है, ये फौज में समय ज़रूर देगा, चाहे ये शॉर्ट सर्विस कमीशन करे, चाहे कुछ भी करे, बिकॉज वो लेगेसी हमारी है ना, वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो ये लेगेसी उनकी नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज़ की है। गांव हैं हमारे यहाँ कितने सारे, जिनके ये कंपलसरी है कि हर फैमिली में से एक बच्चा जाना चाहिए, चाहे आप कोई भी एंट्री में जाएं, लेकिन फौज में जाना उनके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। तो वो जो फैमिली सिस्टम्स चलते आ रहे हैं ना, मुझे तो लगता है ये कंपलसरी भी कर देना चाहिए कि हर किसी को मिलिट्री ट्रेनिंग ज़रूर मिलनी चाहिए। नहीं, इतने देशभक्त भी नहीं है यहाँ पे कुछ। मैं अच्छा, कई बार मुझे सच बताऊं तो बहुत दर्द भी फील होता है। आपने बोला ना बाहर आके आप क्या गलत फील करते हैं, मैं जिनमें पेट्रियाटिज्म है और कई लोग बोलते हैं कि यार इनके लिए जान कौन दे रहा है, जब हमारे फौजी जान देते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो लोग पूछते हैं कि किसके लिए जान दे रहे हो, इन लोगों के लिए। उसका आंसर, इन लोगों के लिए नहीं दे रहे हैं हम, उन्हीं के लिए दे रहे हैं जो देश को प्यार करते हैं, देश के लिए दे रहे हैं। वो चाहे ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन अपना देश है।
अब प्रॉब्लम, मैं आपको एग्जांपल, अभी एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ उस समय मैं वर्चुअली डे नाइट शायद न्यूज़ चैनल्स पे था, और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट का टाइम, और ये गुस्सा मेरी साइड से नहीं है, वहाँ पे जो पाकिस्तानी है उसमें भी उतना ही गुस्सा होगा, बिकॉज इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। मुझे याद है मैं आई थिंक आई वॉज वेरी टायर्ड, और मेरे को ना जब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, आई गो टू द जिम कि यार आई जस्ट डू सम वर्कआउट्स एंड आई टेक आउट द एंगर। काफ़ी सैड था, मैंने बाहर गाड़ी पार्क किया एंड आई वेंट इन द जिम। यू वोंट बिलीव, न्यूज़ आ रही है पहलगाम अटैक में इतने लोग मर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया है, ये प्रॉब्लम, ये चल रहा है, नो बडी केयर्ड। वहाँ पे प्रॉपर जुम्बा पे, भंगड़े पे डांस हो रहा है, पीपल आर पार्टिंग, एंजॉइंग। दिस इज व्हाट हर्ट्स, कि यार आपको कोई कुछ करने से मना नहीं कर रहा। No, but at the same time, we had a get together that evening, Operation Sindoor वाला, Yeah. जब पहलगाम हुआ। जी 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 जी। You know, somebody, I can't recall who that was, but हमें कहीं जाना था, और उस दिन वो हमारा डिनर कैंसिल किया गया दैट्स सो गुड कि आज के दिन नहीं करेंगे। दिस इज ऑल समबडी वांट्स। फोर्सेज में लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, उनको अपनी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो इतना कहते हैं कि यार जब कोई जान दे रहा है तुम्हारे लिए, 26 लोग फौजी नहीं मरे, सिविलियंस मरे हैं, इट्स अ वेरी, मत पार्टी करो एक दिन, ऐसी क्या आफत आ रही है तुम्हारे को कि तुम्हारे को उस दिन डांस भी करना है, जुम्बा और भंगड़ा भी उसी दिन करना है, एंड यू आर एंजॉयिंग एंड लाफिंग। दिस इज नॉट, दिस इज वेयर द कंट्रीज यूनिटी कम्स इन। हमें यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने कहा जिम चले जाते हैं आप, तो मिलिट्री ट्रेनिंग और जिम ट्रेनिंग में कितना फ़र्क हो जाता है? देखिए, मिलिट्री ट्रेनिंग का एम इज़ नॉट टू बिल्ड योर बॉडी, इट इज़ टू टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। लोगों को लगता है कि स्पेशली अगर मैं एनडीए की बात करूँ, तो एनडीए ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाएंगे, वो तो बना ही देंगे, लेकिन वो उधर तक आपको पुश करते हैं जब आप फिजिकली टूट जाते हैं, तब फिर वो आपको पुश करना शुरू करते हैं, वहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आती है। ओह, सो दैट इज़ वाई इट्स सो टफ द एक बात बताइए, जब आप फिजिकली बिल्कुल थक गए और फिर आपको मिलिट्री में ये पुश किया जाता है टू परफॉर्म एक्स्ट्रा, टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, जी, तो मतलब कैसे होता है, कैसे कर पाते हैं? मैं तो मतलब मुझे लगता है देखिए, ये ऑफ कोर्स सबको आना इसमें चाहिए। एक तो सिलेक्शन प्रोसीजर है, नंबर 1। सेकंड, वो ट्रेनिंग ही ऐसी है कि हमें पता है कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। यू डोंट गिव अप। नो नो, यू कैन नॉट। यू देखो, यू गिव अप तो ऑटोमेटिकली लाभ डंडा भाई, इट्स बेटर टू अवॉइड एंड बेटर टू पुश योरसेल्फ। फिर उसके बाद क्या होता है, कमराडरी हमारे अंदर शुरू से ना इनग्रेन करी जाती है कि ये आपके स्क्वाड्रन्स हैं, आपको स्क्वाड्रन के लिए परफॉर्म करना है, आप परफॉर्म करोगे स्क्वाड्रन को पॉइंट्स मिलेंगे, ओवरऑल स्क्वाड्रन की रैंकिंग अच्छी होगी, आपके कोस्टमेट्स के लिए करना है। फौज में देयर इज अ वेरी सिंपल फंडा। सो मैं इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इफ लेट्स से आई डू अ मिस्टेक, मेरा पूरा कोर्स पनिश होगा, राइट? तो एनीबडी एल्स डज, आई विल आल्सो गेट पनिश्ड। सो दिस इज हाउ दैट कमराडरी कम्स इन। एक टीम वर्क जो होता है ना, दिस इज एक्चुअल टीम वर्क, जो हमारे अंदर इनग्रेन करा जाता है। तो फिर हम, और अगर कोई उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि अगर हमें पनिशमेंट मिल भी रही है, हमने कहा ठीक है यार, अपना ही कोर्समेट है, क्या टेंशन। सो दैट्स हाउ इट इज। सो वो ट्रेनिंग अलग होती है जहाँ पे आपको एक फोर्सेस के लिए तैयार किया जाता है, उनका एम बिल्कुल अलग है। बाहर की फिटनेस बहुत अलग हो जाती है, वो इंडिविजुअल के एम के हिसाब से होती है। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, उसकी अलग फिटनेस लेवल्स होंगे, एक जनरल इंडिविजुअल है, उसके अलग हैं, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई एल्डरली है, उनके लिए अलग फंक्शनल फिटनेस होगी। तो जैसे आप जिम जाते हैं, तो जिम में मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं किया जाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ पर। देखिए, कहीं ना कहीं जब आपको अपने आप को आप जिम में पुश करते हैं, तो मेंटल स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आती ही आती है। अगर कोई इंडिविजुअल रेगुलरली जिम जा रहा है, आई एम नॉट सेइंग को मिस नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन वो अपना जिम का शेड्यूल करता है एंड ही इज पुशिंग गुड, वहाँ पे अच्छी वर्कआउट कर रहा है, इंटेंस वर्कआउट्स कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने को मेंटली स्ट्रांग कर रहा है, क्योंकि उसकी जो रेगुलरिटी है उसको मिस नहीं करना है। रिस्पेक्टिव दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे को वर्कआउट करना है अपना। दैट इज़ वन, पंक्चुअलिटी, राइट, डिसिप्लिन। सेकंड, पुशिंग योरसेल्फ। अगर मैं एक्स अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एम इज के नेक्स्ट में मैं इससे हैवियर करूँ, तो आप मेंटली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होंगे। अब वो अलग बात है, जिम में जाके आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और तो फिर। लेकिन फिटनेस है क्या? जैसे हर कोई अलग अलग फिटनेस ज्ञान दे रहा है। आप तो फिटनेस पे बहुत काम करते हैं, व्हाट इज द फिटनेस मंत्र? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन फिटनेस। वो जनरल डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी, राइट, कि पूरी मेंटल, फिजिकल वेल बीइंग एंड ऑल दैट, बट अनफॉर्चुनेटली फिटनेस की डेफिनेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और उनका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इंडिविजुअल आता है जो कहता है यार मेरी ये इंजरी है, या मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरी ये पर्टिकुलर इंजरी है, उसका एम क्या है, मुझे स्पोर्ट्स में वापस जाना है,
तो एवरीथिंग विच विल मेक हिम फिट इनफ टू गेट बैक इनटू हिज स्पोर्ट एंड परफॉर्म। मेरे पास ऐसे आए हैं, नेशनल प्लेयर्स आए हैं, चैंपियंस आए हैं जिनकी परफॉर्मेंस इंजरी की वजह से डाउन हुई, एंड आई मेक श्योर दैट दे गेट बैक टू द फील्ड एंड दे परफॉर्म अगेन। लेकिन ये सेम एम सबका नहीं है। कोई एल्डरली है जिसकी डॉक्टर ने बोल दिया भाई तुम्हारा आर्थराइटिस सेट है ना, अब तुम ऑपरेशन करा लो। लेकिन अगर इफ आई कैन रिवर्स दैट आर्थराइटिस प्रोसेस एंड आई कैन मेक दैट पर्सन, उसके घुटने और चेंज होने हैं, उसकी जो सर्जरी होनी है उसको मैं 15 साल 20 साल डिले कर दूँ, तो दैट्स फंक्शनल, दैट्स फिटनेस फॉर हिम, राइट। कोई इंडिविजुअल बीमार है, उसको वो बेटर हो जाए उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस से, तो अब फिटनेस की डेफिनेशन अलग है। लेकिन कितने सारे मिथ हैं, सबसे ज्यादा ताज्जुब आपको क्या देख के होता है? मतलब फिटनेस को लेकर तमाम किस्म के मिथ हैं। इसको शायद मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट मेरा पूरा चैनल इसी पे डेडिकेटेड है। मैं आई एम राइटिंग माय सीरीज ऑफ बुक्स ऑन दिस ओनली। मिथ्स की कोई लिमिट नहीं है, एक मिथ नहीं है, हजारों हैं, और वो आप जितनी मर्जी सॉर्ट आउट कर लीजिए वो इनग्रेन हो जाती हैं, वो दोबारा निकल कर आएंगी कुछ समय बाद। जैसे कौन सा आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगता है? कोई एक नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। अच्छा, फिर वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करेगा। इंडिया की मिथ दुनिया के अलग ही मिथ होती हैं। और यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। जिसका मर्जी मन चला वो बाबा बन गया, वो सेल्फ मेड डॉक्टर बन गया, उसने फिटनेस एडवाइस देनी शुरू करी। अगर आप उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछें व्हाई एंड हाउ, वो दोबारा नहीं दिखेंगे। तो आप, मतलब मैं शायद आपको बैठे बैठे कम से कम 50 चीज़ें गिनवा सकता हूँ। एग्जाम्पल चलिए लेते हैं, नॉनसेंस से नॉनसेंस चीज़, प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाना, ठीक है, उसमें पता नहीं कुछ भी हो जाता है। मैंने पूछा कैसे, पता नहीं, ठीक है, अच्छा व्हाट इज़ दैट, माइक्रोवेव में खाना नहीं बनाना, ठीक है, और कॉफ़ी में कॉकरोच होता है, आजकल एक कार्टून आया हुआ है वो, कॉफ़ी में कॉकरोच होता है। अच्छा, फिर खाने की अगर मैं बात करूं तो हाँ, मैं आपको आजकल वो कार्टून आया हुआ है, मुझे हाँ वो तो ऐसे नमूने हर कुछ महीनों में निकलते हैं, बिकॉज इन लोगों को ये पता है कि हमारे को देखने, देखिए सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको व्यूज़ क्या मिल रहे हैं और आपको कमेंट्स कितने मिल रहे हैं। ये नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई जिसको पता है मेरे पास पॉजिटिव कुछ देने के लिए है ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा, मैं नॉनसेंस बोलता हूँ, उससे मुझे गालियाँ पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा गालियाँ उतना मैं एल्गोरिदम में ऊपर आऊँगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ पीपल आर गेटिंग फेमस। उन्हें सिर्फ फेम चाहिए, फेक, राइट। सो दे आर रेडी टू डू एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। सो कॉफ़ी में कॉकरोच है, अच्छा फिर खाना, आपको मैं हर इतनी वीडियोस दिखा सकता हूँ जिसके हिसाब से आप जो भी पॉसिबली सोच सकते हो सब कुछ खराब है खाने में। लेकिन आप एक बात बताइए, जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं और उनको प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि तो आप लेते हैं जो पाउडर वाले प्रोटीन्स आते हैं? बिल्कुल लेता हूँ, लेकिन एक स्कूप लेता हूँ और मैं अपने छोटे 6 साल के बच्चों को भी देता हूँ। मैं अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी में भी दिया, तो मेरे पेरेंट्स भी लेते हैं। अच्छा, आप मतलब आर दे नॉट बैड, वो जो डब्बे वाले आते हैं? I'll clear this myth। ये myth शायद वो अगेन ये एवरग्रीन myth है। जैसे देखिए हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो एडल्ट्स हैं, स्पेशली 45-50 की उम्र में जो आ चुके हैं, वो माइंड से बहुत स्टबर्न हो चुके हैं। उनके सामने आप अगर जितनी मर्जी सच्चाई बोल दो, अगर उनके दिमाग में कुछ इनग्रेन्ड है तो वो सुनना ही नहीं चाहते। सो पहली चीज़ तो हम एक सिंपल चीज़ समझते हैं कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% स्टडीज़ और रिसर्च के बेसिस पे, और ये हमारी जो न्यूट्रिशन बॉडीज़ हैं, वर्ल्ड की न्यूट्रिशन बॉडीज़ हैं, उनकी वेबसाइट्स पे दिया होता है। मैं अपनी मर्जी से बोल ही नहीं सकता। अगर आप लेट्स से ICMR की वेबसाइट पे जाते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है इंडिया का, उसकी वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि किसको कैसे कैसे क्या क्या खाना है बीमारी में, नॉर्मल केसेस में। उन्होंने प्रोटीन की गाइडलाइंस भी दी हैं। लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो 0.8 to 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। यानी अगर मैं लेट्स से, अगर आप लेट्स से 70 kg हैं, 60 kg हैं, तो 70 ग्राम आपको प्रोटीन रोज चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो गाइडलाइंस होती है ना, ये अपने मन से नहीं बनाई जाती। ये सालों डिकेड्स की रिसर्च के बाद दुनिया की सारी बॉडीज अपनी अपनी वेबसाइट पे देती हैं, और अगर आज की डेट में आप चेक करें ये वर्चुअली सिमिलर है। ओके, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि किस केस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, उसमें कितना % लेना है, 1.2 ग्राम, 1.4, 1.6, कई केस में 2 to even 3 ग्राम भी जाता है एडवांस लिफ्टर्स के केसेस में। बट नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर आप 0.8 to 1.2 ले रहे हैं, इट्स वेरी गुड फॉर यू, और इसमें आप अच्छी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैक्सिमम लोग ये ले रहे हैं? आंसर इज 100% नहीं ले रहे हैं।
मैंने एक इंडिविजुअल से पूछा कि आप ये विटामिन डी इतना चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स में आ रहा है विटामिन डी डेफिशिएंट है, आपकी कैल्शियम आपका डेफिशिएंट आ रहा है, आपकी आयरन डेफिशिएंसी आ रही है, B12 इतना डेफिशिएंट है, फिर आप कहते नहीं मैं सप्लीमेंट नहीं लूंगा, तो कैसे पूरा करोगे? विटामिन डी का सोर्स इज ओनली सनलाइट और सप्लीमेंट्स। डॉक्टर आपको सप्लीमेंट लिख के दे रहा है कि भाई आपको लेने तो पड़ेंगे, धूप में आप जाना नहीं चाहते, सप्लीमेंट आप लेना नहीं चाहते, फिर आप कहते हो मुझे कुछ होना है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो प्रोटीन अगर आपको 70 ग्राम चाहिए और आप 20 ग्राम भी नहीं खा रहे दिन में, और आपको आगे जाके प्रॉब्लम शुरू होंगी जो बहुत सारी होती हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी से, फिर आप बोलेंगे नहीं मैं तो डाइट से लूँगा। अभी तक लिया नहीं, लेकिन ये डब्बे वाले प्रोटीन सही हैं या हम नॉर्मल खाना Okay. पीना जो खाते हैं उससे भी इसको पूरा किया जा सकता है? देखिए, करा तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। ये सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है डाइट के एडिशनल। यानी अगर हम किसी रीज़न से अपनी कोई भी कमी डाइट से पूरी मतलब डाइट से नहीं कर पा रहे हैं पूरी, तो फिर हम एक सप्लीमेंट ऐड कर लेते हैं, बहुत कन्वीनियंट होता है। इसलिए आज आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखें तो 80% सप्लीमेंट्स लिखे हैं उसने। लेकिन लोगों को पसंद है कि डॉक्टर लिख के दे तो ठीक है, लेकिन उससे 10 गुना बेटर अच्छे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, मैं वो नहीं लूंगी। तो वहाँ पे डॉक्टर लिख रहा है मल्टीविटामिन, आयरन, B12, लेकिन वो डॉक्टर ने लिखा है इसलिए। अगर कोई इंडिविजुअल समझाए नहीं। आप प्रोटीन्स की बात करते हैं, सो अल्टीमेटली जैसे बाकी सप्लीमेंट बनते हैं वैसे प्रोटीन्स बनते हैं। वे प्रोटीन इज़ द बेसिक, जो सबसे सिंपल और वाइडली अवेलेबल होता है। अब क्वेश्चन आता है, मैंने किसी से वे प्रोटीन ये कर देगा वो कर देगा, वे प्रोटीन क्या है? अच्छा, ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया तुमने। मैंने कहा भाई तू पिछले 2-4 साल से यही गाने गा रहा है सोशल मीडिया पे, वे प्रोटीन ये कर देगा, तेरे से क्वेश्चन तो पूछा वे प्रोटीन क्या है? पता नहीं। मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। सो हम जब दूध से चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, पानी बचता है, वो वे प्रोटीन है। और वे प्रोटीन आज नहीं, सेंचुरी से यूज़ होता आ रहा है एनिमल की फीड्स में और ह्यूमंस में बहुत सारे थेरेप्यूटिक यूजेस में। जब वर्ल्ड में स्प्रे ड्राई यानी पानी को ड्राई करने की टेक्नोलॉजी आई, तो उन्हीं साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है ये बहुत सारे पॉपुलेशन ग्रुप, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली और जो लोग मेडिकली बहुत सिक हैं, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनको बहुत हेल्प कर सकता है, बिकॉज बहुत फास्ट एब्जॉर्बिंग है और बेसिक दूध का सबसे प्योर फॉर्म है। उन्होंने, जैसे आप मिल्क पाउडर लेते हैं, अब मिल्क पाउडर थोड़ी खराब है क्योंकि वो तो दूध का ही ड्राइड फॉर्म है। सिमिलरली उन्होंने उस पानी को ड्राई किया, उसका पाउडर बनाया और उसको उन्होंने सेल करना शुरू करा एज अ बिजनेस, जैसे बाकी बिजनेस होता है डेयरी का। और जब लोगों ने उसको लिया तो दे फाउंड कि इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन की ही कमी पूरी नहीं हो रही, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए गए हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ये बहुत अच्छी स्टडीज हैं इसके ऊपर। तो कैसे पता करें कि कौन सा वे प्रोटीन अच्छा है? जी हाँ, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो अच्छा, अभी प्रोटीन में और बहुत सारे ऑप्शंस आ गई हैं क्योंकि वे प्रोटीन की कमी बहुत दुनिया में हो रही है। इसकी वजह से अब लोग प्लांट प्रोटीन पे शिफ्ट कर रहे हैं, ब्राउन राइस से प्रोटीन निकाल रहे हैं। मेरे पास अभी किसी ने सैंपल भेजा था, मूंग दाल से प्रोटीन आइसोलेट निकाला है उन्होंने। यीस्ट से जो होता है उसको फर्मेंट करके प्रोटीन निकाला जा रहा है। चने से या आपके मटर से प्रोटीन निकलता है। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अवेलेबल हैं, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। ओनली प्रॉब्लम इन दिस कंट्री वो सिर्फ प्रोटीन के साथ नहीं, वो यहाँ पे चाहे मेडिसिन लें, नॉर्मल खाना, सब्जी, हमारे यहाँ पे डुप्लीकेसी और नकली चीज़ें बहुत भरी हुई। पनीर, हर चीज़ आप मैंने वो स्टोर करा हुआ, उसमें इंस्टाग्राम की रील्स आती है ना, बंद गोभी नकली, अंडे नकली, अब तो नारियल के अंदर भी इंजेक्शन लगा रहे हैं वो लोग। तो मैंने कहा ये शायद बचा हुआ था, नहीं वो भी खत्म है। तो इस कंट्री में जितनी डुप्लीकेसी हो सकती है, अडल्ट्रेशन एक्सट्रीम है, कोई लेवल ही नहीं है। तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि लोगों ने बोला, उनको एक वो मिल गया, स्केप गोट मिल गया कि प्रोटीन को बोलते जाओ। नहीं यार, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स मार्केट में अवेलेबल है। तुम घटिया खरीदोगे जाके 1 on 1 फ्री, 60% ऑफ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देर आर वेरी वेरी गुड ब्रांड्स जो वर्ल्ड के सबसे टॉप सर्टिफाइड और टेस्टेड ब्रांड्स हैं। वो ओपनली अवेलेबल हैं, वो जनरली अपनी वेबसाइट पे ही सेल करते हैं। मैं वन ऑफ द ब्रांड्स के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ और पिछले ऑलमोस्ट 8 साल से हूँ। और वो ब्रांड पहले भी यूरोप से इंपोर्ट करता था, आज भी वो यूरोप से आता है, डायरेक्ट पैक होता है और आपके पास आता है। देयर इज़ नो अडल्ट्रेशन। इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, हमें सस्ता चाहिए, और वे प्रोटीन सस्ता बन ही नहीं सकता, उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत हाई है। क्योंकि आप सोचिए, पानी निकाला, उस पानी को ड्राई करने के लिए आपको लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए इतना सा प्रोटीन बनाने के लिए। तो अमाउंट जो है उस हिसाब से जो रेट पड़ता है वो बहुत महंगा पड़ता है। और वी आर स्टूपिड क्या है? सो दिस वाज द चैनल विच आई स्टार्टेड ऑन फिटनेस बेसिकली। और मुझे याद है, मैं एक इस नाम के पीछे एक स्टोरी है कि मैं एक हॉल में बैठा था और अपनी वाइफ के साथ,
और एज यूजुअल जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, बहुत स्टूपिड मूवी थी। तो मैंने कहा आई थिंक वी आर ऑल स्टूपिड टू वॉच सच ए मूवी। तो एकदम वो नाम क्लिक करा कि मैंने कहा देखो स्टूपिड का मतलब इज़ वेरी सिंपल हेयर कि वो स्टूपिडिटी हमारी साइड से ही हुई है कि हम ऐसी मूवी देखने आए हैं, ठीक है, लेकिन ये मूवी ख़राब है ये जाने बिना भी हम कैसे पता लगेगा। तो आई केम आउट ऑफ द हॉल, मैंने वो डोमेन रजिस्टर करा। एंड स्टूपिड वर्ड का यहाँ मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर आपको ज़िंदगी में लगता है कि आपको सब कुछ आता है देन यू आर स्टूपिड, लेकिन अगर आपको कुछ नया सीखना है देन ऑल्सो यू हैव टू बी स्टूपिड, यानी ओपन माइंडेड। तो इट्स लाइक अ मेटाफर जो यूज़ करता हूँ मैं उसमें। थैंक यू सो मच अक्षय कि आप हमारे शो में आए। थैंक्स अ टन। थैंक यू फॉर सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी जानकारियाँ आपके हाथ भी लगी होगी। और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने सवाल लिखें, अक्षय जी जवाब भी दे सकते हैं। और इस एपिसोड के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपसे जल्द जुड़ूंगी, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।